नमस्कार, मैं हूं नगमा और शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की मैराथन बैठकों की खबर से। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभालते हुए बीजेपी की नई टीम के साथ 6 घंटे लंबी बैठक की है। इस बैठक का सबसे बड़ा फोकस रहा देश के युवा को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत करना। इसके बाद आज फिर नितिन नवीन की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय में एक बैठक हुई है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर रात करीब 12 बजे काफी हलचल नजर आई। मौका था नई टीम के साथ पीएम की मीटिंग का। बीजेपी की बिल्कुल नई नवेली टीम के साथ करीब 6 घंटे तक गहन रणनीतिक चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस बीजेपी मुख्यालय से बाहर निकले। इस लंबी बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु था जेन ज़ी, यानी आज की युवा पीढ़ी। बीजेपी अब सोशल मीडिया, नए विचारों और आधुनिक जनसंपर्क के जरिए उन युवाओं तक पहुंचने की रणनीति बना रही है जो देश के भविष्य के वोटर हैं। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और जनता से सीधा जुड़ाव गहरा करने के लिए खुद प्रधानमंत्री ने टीम को खास मंत्र दिए हैं। प्रधानमंत्री ने जब नितिन नवीन की नई टीम के साथ बहुत लंबी मुलाकात की थी, उसमें उन्होंने 2 बातें बहुत प्रमुखता से उनके सामने रखी थी। पहला ये कि उनका जो फोकस है वो पार्टी संगठन को मजबूत करने पर होना चाहिए, और दूसरा कि आम लोगों के साथ कैसे बेहतर कनेक्शन स्थापित किया जाए। रविवार को इस महामंथन का दूसरा दिन रहा। बैठक में देश के सभी राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रभारी शामिल हुए। मकसद साफ है, पीएम मोदी द्वारा दिए गए निर्देशों को राज्यों और गांवों तक कैसे लागू किया जाए, इसका पूरा रोड मैप तैयार करना। मीटिंग हुई है, संगठन में बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, संगठन के बारे में बातें हुई The meeting was very useful. This was with regard to some organizational issues and also with regard to the programs which has to be taken up during the Modi 25, because he has completed 25 years in his office, 13 years as Chief Minister and 12 years as Prime Minister. So we are going to take up some social service activities. कि आज बैठक के दूसरे दिन जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो निर्देश दिया गया है नई टीम को, उसका कार्यान्वयन कैसे बेहतर तरीके से किया जाए। जो नई टीम है जिसमें नए पदाधिकारियों को शामिल किया गया है नितिन नवीन के, उनके साथ उनका और जो पार्टी का जो संगठन है, अलग अलग राज्यों के जो प्रमुख हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है दूसरे दिन, और उनके बीच अब सीधा संवाद हो रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री की जो सोच है, प्रधानमंत्री का जो निर्देश है, उसे जमीन पर लागू किया जाए। इस पूरी रणनीति का सबसे बड़ा चेहरा और मौका होगा पीएम मोदी @25 सेवा संकल्प अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक मौके को बीजेपी एक देशव्यापी जन सेवा उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। बीजेपी ने एक सेवा समर्पण के 25 साल के तौर पर एक अभियान शुरू करने का भी फैसला किया है। जो 1 महीने का अभियान होगा, उसका क्या रूपरेखा हो, उसमें संगठनों की क्या भूमिका हो, किस तरह के कार्यक्रम देश भर में राज्यों में किए जाएं, ये सभी वो मुद्दे हैं जिस पर नितिन नवीन महत्वपूर्ण राज्यों के जो प्रमुख प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो दूसरे बड़े नेता हैं उनके साथ सीधे संवाद कर रहे हैं। ये महाअभियान आगामी 17 सितंबर से शुरू होकर पूरे 1 महीने तक चलेगा। इस 1 महीने के दौरान देश के कोने कोने में सेवा कार्य, रक्तदान शिविर, गरीबों की मदद और सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम किया जाएगा। बीजेपी इसके जरिए जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएगी। साफ है कि बीजेपी अपनी नई टीम और नए जोश के साथ 2029 और उसके आगे की तैयारियों में जुट गई है। युवाओं को साथ जोड़ना और पीएम मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन को सेवा के जरिए जनता के बीच ले जाना पार्टी को एक नई मजबूती दे सकता है।
देखना होगा कि नई टीम इस विशाल विजन को जमीन पर कितना उतार पाती है। अखिलेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, ये आपको बताते हैं। तो इस बैठक में वंदे मातरम को लेकर बीजेपी ने प्रस्ताव पारित किया, ये एक मुद्दा रहा। साथ ही कांग्रेस के 2 छंद गाने के फैसले की आलोचना की गई। आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा हुई। बूथ और जमीनी संगठन को मजबूत करने की योजना बनी। सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों की समीक्षा हुई। युवाओं, महिलाओं और किसानों तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया। पार्टी के जनसंपर्क कार्यक्रमों को बढ़ाने का प्लान बना। संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा हुई। नई टीम की जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा की गई। राष्ट्रवाद और जन भागीदारी से जुड़े अभियानों पर फोकस कैसे किया जाए, ये भी बातचीत हुई। इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। इसके अलावा यूपी में 2027 की चुनावी लड़ाई में आरक्षण की एंट्री हो चुकी है। शनिवार को आरक्षण सुधार आंदोलन से जुड़े छात्रों ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बात की थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है, आरक्षण रहेगा, आरक्षण है। आरक्षण को लेकर अब लखनऊ से दिल्ली तक बयानबाजी तेज हो गई है। ये लोग सिर्फ दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है। अरे कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। एक के बाद एक नए मुद्दों की बरसात हो रही है। वो मुद्दे जिनसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके, या ये कहें कि ज्यादा से ज्यादा वोटरों को अपनी ओर कर सके। और अब इसमें हो चुकी है आरक्षण के मुद्दे की एंट्री। वो मुद्दा जिसके जितने समर्थक हैं तो विरोध में भी स्वर हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है। अखिलेश लिखते हैं, आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। भाजपा व उनके संगी साथी समय समय पर जिस तरह की कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं, या कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं, या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं। वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले आरक्षण के अधिकार की हकमारी की लगातार की जा रही कोशिश के अलग अलग मुखौटे हैं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। माना जा रहा है कि अखिलेश का ये बयान शनिवार की इस बैठक के पलटवार में आया। शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण सुधार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधियों से लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मिले। बैठक में आंदोलन से जुड़े हर्ष दुबे, मृत्युंजय पाठक और शिव शर्मा भी थे। आप सब की एक हमें पत्र मिला है, उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। अखिलेश यादव ने आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण पीडीए समाज का अधिकार है और ये किसी की इच्छा का विषय नहीं है। अखिलेश के बयान पर पलटवार भी शुरू हो गया। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रही है और दिग्भ्रमित है। उनको सुझाई नहीं दे रहा है कि सत्ता कैसे मिले, इसके लिए लगातार वो पीड़ित हैं। प्रदेश में 4 बार उन्हें सरकार बनाने का अवसर उत्तर प्रदेश की महान जनता ने दिया। जब जब सूबे में समाजवादी पार्टी की सत्ता रही है, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार और अपराध का अंबार लगाया इन लोगों ने। अखिलेश जी को न शिक्षा पे बोलने का
है क्षमता। ना तो 27% जो पिछड़ों को आरक्षण बंटवारे की बात पर उनकी जबान नहीं खुलती है, ना तो स्वास्थ्य पर उनको बोलने की फुर्सत है, ना तो समाज में सामाजिक समरसता कैसे हो, समाज कैसे आगे बढ़े, इन सब बिंदुओं को छोड़ करके सिर्फ फिजूल की बात अखिलेश जी बोलना सीख लिए हैं। हम लोग आरक्षण के समर्थक हैं। अखिलेश के बयान पर केंद्रीय मंत्री निशिकांत दुबे ने भी पलटवार किया। दुबे ने एक्स पर पोस्ट किया, अच्छा हुआ अखिलेश जी का लॉलीपॉप पकड़ा गया, पीडीए का पंडित गायब हो गया। शुक्रवार 21 अगस्त से जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इसके पीछे बीजेपी का समर्थन है। देखिए, जनजी की एकता तोड़ने के लिए अचानक रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन शुरू हुआ और अचानक 5-7 मिलियन फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पर। ये कोई साधारण प्रयास नहीं है, इसके पीछे बैकअप टीम होती है, सपोर्ट दिया जाता है, बीजेपी ने सपोर्ट दिया है। देश में हो रहे आंदोलनों को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव का भी बयान आया है। उन्होंने नाबालिग बच्चों को आंदोलनों में आगे करने पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि SC/ST का अपमान संविधान के खिलाफ है, तो ब्राह्मणों का अपमान भी संविधान विरोधी है। कोई भी आपको लगता है कि कहीं अन्याय हो रहा है, किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है, मैं तो कहता हूँ अन्याय से छात्रों के साथ हो रहा है, अन्याय से एक मरीज के साथ हो रहा है, अन्याय से जवानों और किसानों के साथ हो रहा है, अन्याय से एक SC/ST के साथ हो रहा है और अन्याय से एक ब्राह्मण के साथ हो रहा है। आज SC/ST का कोई अपमान करे तो सब लोकतंत्र की, संविधान की दुहाई देने लगते हैं कि ये तो संविधान के खिलाफ है। SC/ST का अपमान यदि संविधान के खिलाफ है तो एक ब्राह्मण का अपमान भी संविधान के खिलाफ है। आरक्षण का मुद्दा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी रविवार को इस पर लंबा चौड़ा पोस्ट एक्स पर शेयर किया। मायावती ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करने की मांग को गलत करार दिया। उन्होंने लिखा कि ये देश हित में नहीं है। मायावती ने लिखा कि दलित सदियों से जातिवाद का शिकार रहे, आरक्षण विरोधियों को संरक्षण ना दे। मायावती ने लिखा कि हर साल गरीबी हटाने के लिए भारी भरकम बजट खर्च किया जाता है। इसका लाभ न मिलना सरकारी व्यवस्था की विफलता और भ्रष्टाचार का नतीजा है, न कि आरक्षण का। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरक्षण एक ज्वलंत मुद्दा बनकर आया है। आरक्षण को लेकर जहां दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लखनऊ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऐसे में विपक्ष ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार को गिरा है। अखिलेश यादव का कहना है कि आरक्षण को लेकर ये सब कुछ जो हो रहा है आरक्षण समाप्ति का एक प्रयास है। वहीं मायावती ने भी इस मुद्दे पर घेरा है। मायावती का कहना है कि दलितों के संग सदियों तक अन्याय हुआ है और आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करना गलत है। इन विपक्ष के नेताओं को ओम प्रकाश राजभर सरकार में मंत्री घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं, पिछड़ों और दलितों के मुद्दों पर घेरते हुए इन नेताओं को दिखाई दे रहे हैं। तो आरक्षण अब एक ऐसा मुद्दा हो गया है जो ज्वलंत है और राजनीतिक तौर पर लगातार बयानबाजी इसको लेकर हो रही है। यूपी में 403 विधानसभा सीटों में अधिकांश ऐसी सीटें हैं जहां ओबीसी, दलित और आदिवासियों का अधिक प्रभाव है। आरक्षण का मुद्दा ऐसा है जो चुनावी रण में एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। दिल्ली में पल्लव मिश्रा और लखनऊ में अजय दुबे के साथ रणवीर सिंह, NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनावों में पी फैक्टर की। ये पी एक ऐसा शब्द बन गया है जिसका हर दिन कोई नया रूप सामने आ रहा है। कभी पंडित, कभी पिछड़ा, फिर ये पाकिस्तान हुआ और अब पी से परिवारवाद पर सियासी तीरंदाजी शुरू हो गई है। पांच सांसद एक ही परिवार में गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में जुबानी वार भीषण होते जा रहे हैं। इस जंग में पार्टियों के अपने मुद्दे तो हैं ही, पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है और अब ताजा एंट्री है परिवार की। परिवार को लेकर अब सियासी जंग तेज हो गई है। यूपी की राजनीति में आजकल अंग्रेजी के अल्फाबेट पी की बहुत चर्चा है। बात शुरू हुई पिछड़ों से, उसके बाद पहुंची पीड़ितों तक, फिर पंडितों पर, फिर पाकिस्तान और अब वो पी पहुंच चुका है परिवार पर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिवारवाद को लेकर दिलचस्प टिप्पणी की है। उन्होंने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परिवारवाद के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि इसके कुछ फायदे भी हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती थी, कई दल टूट गए, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं टूटी क्योंकि 5 सांसद तो एक ही परिवार के थे। अखिलेश के इस बयान पर सीधा पलटवार किया योगी आदित्यनाथ ने।
कभी कभी आपको ये भी सोचना है कि पर्यावरणवाद से लाभ क्या होता है। अभी लोकसभा में सुनने में आ रहा था कि सांसद तोड़े जा रहे हैं। जो काम भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले करना चाहती थी, संविधान को बदलना, लेकिन देश की जनता ने मतदान कर करके उन्हें हरा दिया। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भूमिका समाजवादियों की और उत्तर प्रदेश की जनता की रही। कई दल टूट गए। कभी सोचा आपने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे। और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे, तो कितने हो गए? और कुछ पक्के समाजवादी थे। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का। बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था। अखिलेश के पीडीए की फुल फॉर्म क्या है, इसे लेकर कई सवाल बीजेपी उठाती रही है। बीजेपी का आरोप है कि कभी पी पिछड़ा हो जाता है और कभी पंडित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडीए के पी को पाकिस्तान से जोड़ा, तो अखिलेश यादव ने भी तुरंत पलटवार करके बीजेपी की एक नई फुल फॉर्म ही बना दी। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। मेरे साथी ने जो पूछा है कि पी का मतलब पाकिस्तान, अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान, और पीडीए से घबराए हुए हैं इसीलिए पीडीए की परिभाषाएं बदल रहे हैं वो। तो अखिलेश का पीडीए आखिर क्या है, इसे लेकर बयानबाजी लगातार जारी है। वो पीडीए वास्तव में पीडीए नहीं है। उसका असली हमारा फुल फॉर्म जो हमने पढ़ा है, जो प्रदेश में चल रहा है पीडीए, पीट देगा अहीर, पीट देगा अल्पसंख्यक। और अखिलेश जी उसका गवाही देते हैं कि पहले तो पी से कहा कि पिछड़ा, ए से कहा अल्पसंख्यक, फिर कहा पी से पीड़ित, ए से कहा कि अगड़ा, फिर कहा कि पी से जो है पंडित, अब फिर ए से कहा कि अहीर। और जब नारा दिया अखिलेश जी ने, वहां लोगों ने नोटिस नहीं लिया कि ब्राह्मण अहीर भाई भाई और जात कहां से आई। आप बताइए, वोट चाहिए सबकर। पीडीए का फार्मूला इसी नाते बोलते बोलते किसी दिन पीडीए पी से कह देंगे पाकिस्तान हो गया और सबको लेके पाकिस्तान जाने लगेंगे। बाबा योगीनाथ जी सबसे ज्यादा परेशान पीडीए से हैं और उनको पता हो गया है कि पीडीए हमें बुरी तरह से हराएगी और पीडीएफ को अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी, तो इसलिए पीडीए से बहुत परेशान है। पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को जोड़ना चाहती है, लेकिन अब उसके पीडीए को लेकर विवाद शुरू हुआ। विवाद इस बात का कि जो पीडीए का पी पहले पिछड़ा था, बाद में पीड़ित हुआ, फिर वो ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रम में पहुंच गया पंडितों पर। उसके बाद मुख्यमंत्री ने जोड़ दिया कि ये पीडीए में कभी पिछड़ा होता है, कभी पंडित होता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये पाकिस्तान हो जाए। और अब वो परिवार पर आया है, क्योंकि अखिलेश यादव का ये ताजा बयान बता रहा है कि वो परिवारवाद के फायदे गिनाते हुए बता रहे हैं कि उनके परिवारवाद की वजह से उनकी पार्टी टूटने से बच गई। जैसे जैसे 2027 पास आ रहा है, यूपी विधानसभा चुनावों के दिन हर बीतते पल के साथ पास आ रहे हैं, वैसे वैसे यूपी की सियासी महाभारत और भीषण होती जा रही है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तो बस शुरुआत है। लखनऊ से रणवीर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनावी लड़ाई में आरक्षण की एंट्री हो गई है। शनिवार को आरक्षण सुधार
आंदोलन से जुड़े छात्रों ने यूपी के डिप्टी सीएम से बात की। यूपी में एक बड़ा फैसला हुआ है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 52 प्रमुख राजनेताओं और गणमान्य व्यक्तियों को अत्याधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट की व्यवस्था की है। इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर ये जैकेट है कैसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा अध्यक्ष मायावती समेत 52 वीआईपी नेताओं और दूसरे लोगों को बुलेट प्रूफ जैकेट दिए जाने का फैसला लिया गया है। सुरक्षा मुख्यालय द्वारा उठाए गए इस कदम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं और तीखे तंज सामने आए हैं। वो हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले हम उस जैकेट की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो दी गई है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जैकेट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कुछ दिन पहले दी गई है उन महत्वपूर्ण किरदारों को, उन चुनिंदा नामों को। इस जैकेट में आप देखेंगे यहाँ पर इलास्टिक है जिसके जरिए इसे खोला जाएगा, इसे पहना जाएगा। इस तरीके से आप देखिए ओपन होती है ये फ्रंट, दोनों साइड जो है इसके वो ओपन होते हैं और इसे पहनकर आप देखेंगे कि जो ये कैरेक्टर्स हैं इनको ब्रीफ भी किया गया है। जिन्हें ये दी गई है जैकेट, उन्हें ब्रीफ किया गया है कि जब वो बाहर जाएं तब वो इस जैकेट का प्रयोग करें। तो तमाम नेताओं, तमाम उन चुनिंदा किरदारों को, जिसमें पूर्व जज, रिटायर्ड अधिकारी हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के सुझाव पर यूपी के इन नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। इन नेताओं को भीड़ में एहतियात बरतते हुए इमरजेंसी में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने को कहा गया है। इन जैकेटों का आवंटन 2 अलग अलग चरणों में किया है। पहले चरण में बेहद संवेदनशील श्रेणी वाले 8 वीआईपी को सुरक्षा कवच दिया गया, जबकि दूसरे चरण की सूची में 44 और वीआईपी को जोड़ा गया है। इन अत्याधुनिक जैकेटों की कीमत करीब 10 लाख रुपए प्रति जैकेट बताई जा रही है। जैकेट के साथ एक और लाइट जो इसके नीचे पहनने के लिए एक जैकेट का हिस्सा है, सेम इसी की रिप्लिका के तौर पर वो दिया गया है। और ये जैकेट का प्रयोग यात्राओं के दौरान अपनी सुरक्षा के एहतियातन करने के लिए कहा गया है। तो तमाम राजनीतिक किरदारों को, जिनको सिक्योरिटी कंसर्न्स के नाते ये जैकेट उपलब्ध कराई गई है। लेकिन इन जैकेटों को लेकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्हें अभी तक नहीं मिली है और उन्हें जब मिलेगी तो वो पत्रकारों को दे देंगे। जो मुझे मिलेगी मैं आपको दे दूंगा। अभी तक नहीं मिली, अगर मुझे मिलेगी तो आपने सवाल किया है, नाम नोट कर लो, मैं आपको दे दूंगा। वहीं राज्य सरकार में ही मंत्री और सुबह सपा के अध्यक्ष का तर्क है कि जैकेट बहुत जरूरी है, क्योंकि गोली चलती है तो पुलिस वाले भाग खड़े होते हैं। आपको तो ऑलरेडी Y+ सुरक्षा मिली हुई है, पूरा सुरक्षा का घेरा रहता है, आगे पीछे एस्कॉर्ट रहता है, फिर बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत क्या थी? जब कोई गोली चलती है ना तो पुलिस वाले भाग खड़े होते हैं। आपने देखा है कहीं पुलिस को भिड़ते हुए? ये सिर्फ शो में रहते हैं। अपराधियों की निगाह में पुलिस कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा कि मथुरा में एसपी को मार दिया गया था। वैसे जिन लोगों को ये जैकेट मिले हैं उनमें वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के पीठाधीश्वर महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा और MLC चंचल सिंह के नाम भी शामिल हैं। इस लिस्ट में वो नाम भी शामिल हैं जिन्हें पहले से Z+, Y कैटेगरी और Y+ जैसी सुरक्षा मिल रही है। लखनऊ में रणवीर सिंह के साथ अजय दुबे, NDTV इंडिया। नेता अपनी राजनीति की जंग में लगे हैं, तो इन सब के बीच एक और जुबानी जंग पिछले कुछ दिनों से जारी है। ये जंग हो रही है योग गुरु बाबा रामदेव और फिल्म एक्ट्रेस बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बीच। पहले जनजी को लेकर बयानबाजी हुई, उसके बाद एक दूसरे पर तीखा निशाना दोनों ने साधा। अब बाबा रामदेव का एक और बयान आया है जिसमें वो कंगना पर काफी नाराज दिख रहे हैं। मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं, लेकिन आजकल योग गुरु बाबा रामदेव और कंगना रनौत एक दूसरे पर ही आक्रामक हैं। दोनों के एक दूसरे पर दिए गए बयान आजकल खूब चर्चा में हैं। रामदेव का ताजा बयान आया है कि वो ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहते। उनसे हरिद्वार में कंगना पर सवाल पूछा गया था। रामदेव ने क्या कहा, जरा सुनिए। इन लोगों का अभी क्या बोलूं, मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता,
स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है। इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच चले आ रहे जुबानी युद्ध का नया चैप्टर है। वैसे दोनों के बीच इस घमासान की शुरुआत कैसे हुई ये आपको बताते हैं। दरअसल बाबा रामदेव ने कंगना रनौत के एक पुराने बयान को आड़े हाथों लिया। जब जैन जी का आंदोलन चालू हुआ था उस समय कंगना ने जनरेशन गटर शब्द का इस्तेमाल किया था। उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। बाबा रामदेव ने भी कंगना के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। रामदेव ने कंगना को निशाने पर लेते हुए कहा था, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी के लिए गटर पटर बोलना बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है। रामदेव के इस हमले का कंगना ने भी तुरंत जवाब दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर बाबा रामदेव के ऊपर ही सवाल उठा दिए। कंगना ने लिखा, बाबा जी मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में दिन में सपने मत देखिए। कोई सिर्फ अफवाहों के आधार पर ही ऐसा सोच सकता है। कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से झूठे या फर्जी मेडिकल दावों को लेकर फटकार नहीं लगी। इसीलिए मुझे चरित्र का पाठ मत पढ़ाइए। आपका चरित्र जैसा भी है मेरा उससे कहीं बेहतर है। यहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं है। अब जब बाबा से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसे लोगों के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वैसे बाबा रामदेव और कंगना दोनों ही अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। देखना यह है कि बाबा रामदेव के इस बयान का कंगना की ओर से क्या जवाब आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। कश्मीर घाटी से लेकर पहाड़ी राज्यों और मैदानी इलाकों तक यूपी और मध्य प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ और बारिश से बिगड़ते हालात झेल रहे हैं। यूपी के 13 से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और मध्य प्रदेश की नदियां और झरने भी अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। आईएमडी ने यूपी, बिहार समेत 19 राज्यों के लिए आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश देखने को मिली। लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन इसके साथ ही जलभराव की समस्या ने लोगों को परेशान कर दिया। ये तस्वीरें दिल्ली के द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास की हैं। आप देख सकते हैं जरा सी देर की बारिश में सड़कों पर कितना ज्यादा पानी भर गया है। उत्तराखंड में मानसून अब आफत बनकर बरस रहा है। कुदरत का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिल रहा है जिसने जनजीवन को पूरी तरह से थाम दिया है। ये तस्वीरें हैं देहरादून की। यहाँ लगातार भारी बारिश के बाद टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी उफान पर है। टपकेश्वर मंदिर के पास एक बड़ा हादसा भी हो गया। यहाँ सालों पुराना एक पेड़ अचानक उखड़कर सड़क पर गिर गया। पेड़ गिरने की वजह से वहां खड़ी 2 गाड़ियां उसकी चपेट में आ गईं और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। राहत की बात यह रही कि हादसा तड़के करीब 3 बजे हुआ, जिस समय गाड़ियों में कोई मौजूद नहीं था। अब तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की, जहां गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रयागराज में लगातार एक हफ्ते से मूसलाधार बारिश हो रही है। निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। संगम तक जाने वाली सड़क पूरी तरह पानी में डूब गई है, जबकि गंगा का पानी हनुमान मंदिर कॉरिडोर तक पहुंच गया है। संगम क्षेत्र लगातार पूरे तरीके से डूब रहा है और वाटर लेवल की अगर हम बात करें तो वाटर लेवल हालांकि 3.5 से 4.5 मीटर जो है नीचे बह रही है दोनों नदियां। फिलहाल ये रात की बात है, लेकिन क्योंकि प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में ऐसे ही अगर पानी बढ़ता रहा तो आशंका जताई जा रही है कि बाढ़ की स्थिति पूरी तरीके से बनेगी। एहतियातन जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट कर दिया है और साथ ही साथ प्रशासन ने अपील की है कि जो संगम क्षेत्र में निचले और तटीय इलाकों में जो लोग रह रहे हैं वो वहां से हट जाएं, सुरक्षित स्थानों पर मूव कर जाएं। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे एक डीप वाटर बैरिकेडिंग भी यहाँ के लगा दी गई है ताकि जो लोग हैं यहाँ पर संगम में आज तक डुबकी जो लगाने आ रहे हैं संगम तक तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जो मंदिर के आसपास का इलाका है जहाँ पानी आ गया है। अब वाराणसी का हाल देखिए।
यहाँ दशाश्वमेध और नमो घाट के साथ साथ कई घाट जलमग्न हो गए हैं। 100 से ज्यादा छोटे मंदिर पानी में डूब गए। बाढ़ का खतरा देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर ने जल स्तर का निरीक्षण किया। गंगा की बीच धारा से आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह गंगा इस समय रौद्र रूप में आई हुई है वाराणसी में। यूँ कहें कि वाराणसी में बाढ़ आ गई है। इस समय देखिए गंगा के जो 84 घाट हैं वो गंगा में डूब चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं। देख सकते हैं गंगा की जो धारा है इसमें कितनी खतरनाक साबित हो रही है। गंगा के जो घाट के पास जितने मंदिर हैं सब डूब चुके हैं। ये देखिए दशाश्वमेध घाट है, इसके नीचे यहाँ गंगा आरती होती थी, पूरा प्लेटफॉर्म था जो इस समय कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, गंगा के पानी में डूब चुका है। कमोबेश यही स्थिति गंगा के सारे 84 घाटों की है। जितने मंदिर हैं वो भी डूब चुके हैं। देखिए एनडीआरएफ के जवान जो है सतत यहाँ गश्त कर रहे हैं और किसी तरह की कोई डूबने की कोई आशंका न हो, इसके लिए एनडीआरएफ के जवान यहाँ मुस्तैद हैं और एनडीआरएफ की नाव से ही हम इस समय आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुरादाबाद में तेज बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव हो गया है। सड़कों पर लबालब पानी भरने से राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि भरे पानी के बीच लोग गुजर रहे हैं। हापुड़ में गंगा का जलस्तर बढ़ने से गढ़मुक्तेश्वर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। सड़कें पूरी तरह जलमग्न हैं। बाढ़ की स्थिति के बीच लोगों का पलायन शुरू हो गया है। लोग ट्रैक्टर्स पर बैठकर अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। बाराबंकी में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। पानी ने तबाही मचा दी है। खेत खलिहान सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। सरयू नदी खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे कई गांवों में बाढ़ आ गई है और स्थानीय लोग नावों पर चलने को मजबूर हो गए हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी से हैं, जहां कुछ दिन पहले अचानक फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान हुआ था। कई सड़कें टूट गईं, कई घर मलबे में तबाह हो गए थे। आज यहां स्थिति सामान्य हो गई है। टूटी हुई सड़क को मरम्मत किया जा रहा है। चित्रकूट में नदी नाले उफान पर हैं। बड़दहा नदी पिछले करीब 1 सप्ताह से रौद्र रूप दिखा रही है। नदी पर बने रपटे के ऊपर से पानी बहने के कारण आधा दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क मार्ग प्रभावित हो गया है। लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के 13 से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं मध्य प्रदेश की नदियां और झरने उफान पर हैं। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दीपक गंभीर और पीयूष आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो चलें अब बाढ़ से आगे बढ़कर बात त्योहारों की जाए। त्योहारों का मौसम है और मिलावट का खेल तेज हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में नकली मावा, घटिया मिठाई और खाने पीने में मिलावट की खबरें और ज्यादा आने लगती हैं। रक्षाबंधन भी आने वाला है। यूपी में मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार और प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। ये तस्वीरें हैं उन्नाव की, जहां खाद्य विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और मौके से पनीर, खोया और अन्य खाद्य पदार्थों के कुल 11 नमूने यानी सैंपल लिए। साथ ही अधिकारियों ने मौके पर ही करीब 2 लाख रुपए की मिलावटी और दूषित खाद्य सामग्री को सीज कर तुरंत नष्ट करवा दिया। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले किसी भी मिलावटखोर को बख्शा नहीं जाएगा और ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। कानपुर में भी खाद्य विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 450 किलोग्राम दूषित और बदबूदार खोया पकड़ा गया। अधिकारियों ने तुरंत इसे जब्त कर नष्ट करा दिया। कुल 19 खोए के नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि त्योहारों के सीजन में ये जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। मथुरा में भी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मथुरा राया रेलवे फाटक पर छापेमारी कर 2000 लीटर संदिग्ध और जहरीले दूध से भरे टैंकर को जब्त किया है। प्राथमिक जांच में ये खुलासा हुआ है कि दूध में स्टार्च की भारी मिलावट पाई गई है। फैट पूरी तरह से नदारद था।
ग्रेटर नोएडा में मिलावटखोरी के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत गौतम बुद्ध नगर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने करीब 400 किलो मिलावटी नकली पनीर बरामद किया। ये पनीर अलीगढ़ से नोएडा ग्रेटर नोएडा में सप्लाई के लिए लाया जा रहा था। जानकारी के अनुसार खाद्य विभाग की टीम ने लखनावली गोल चक्कर के पास एक वाहन से मिलावटी पनीर बरामद कर उसे सुरक्षित रखवाया। पनीर में पाम ऑयल समेत अन्य मिलावटी पदार्थ पाए जाने की बात सामने आई। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने सुबह करीब 400 किलो पनीर को मौके पर ही नष्ट करा दिया। वहीं जयपुर में 6,900 लीटर संदिग्ध मूंगफली तेल सीज किया गया है। 60 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, 101 नमूने लिए गए। जयपुर के अलावा बाकी जिलों में भी इस तरह का एक्शन लिया गया। इस तरह यूपी के कई जिलों में खाद्य विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। मिठाइयों, दूध से बने सामानों के सैंपल लिए जा रहे हैं और नकली खाने के सामान को नष्ट कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं पाकिस्तान और आतंकी सरगना हाफिज सईद की। पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के अड्डे मरकज सुभान अल्लाह के दोबारा तैयार होने की खबर आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ठिकाने को दोबारा बनाया जा चुका है और आतंकियों का ये ठिकाना फिर से पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गया है। इसके बाहर और अंदर के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ लड़ाई के बड़े बड़े दावे। पूरी दुनिया के सामने कार्रवाई की लंबी फेहरिस्त। लेकिन पाकिस्तान की धरती से आई एक तस्वीर इन दावों की परतें खोलती दिखाई देती है। ये वही बहावलपुर है, ये वही मरकज सुभान अल्लाह है। जैश ए मोहम्मद का वो गढ़ जिसे भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने मलबे में बदल दिया था। लेकिन अब खंडहर फिर इमारत बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ महीनों तक यहां हिंदुस्तानी बारूद के धमाकों के निशान थे। दीवारों में दरारें थीं, गुंबद टूटे पड़े थे और जमीन पर हमले की गवाही देते गहरे गड्ढे दिखाई देते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। यहां नई बिल्डिंग बन चुकी है, नए गुंबद खड़े हो चुके हैं, ताजा प्लास्टर चढ़ा है, चमकदार पेंट लगाया गया है और जहां धमाकों के निशान थे वहां मार्बल बिछा दिया गया है। मानो किसी आतंकी ठिकाने की मरम्मत नहीं बल्कि उसका भव्य रीलॉन्च किया जा रहा है। 7 मई 2025 को रात 1:05 पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर एक साथ हमला किया। इनमें से एक ठिकाना था बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह, जो कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है। भारत की कार्रवाई में न सिर्फ इस मरकज को मलबे में तब्दील कर दिया बल्कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के कई रिश्तेदार और आतंकी भी ढेर हो गए। सवाल सिर्फ इमारत का नहीं है, दरअसल सवाल उस आतंकी सोच का है जो पाकिस्तान दुनिया को आतंक के खिलाफ लड़ाई का भरोसा देता है और दूसरी तरफ उसी आतंक की फैक्ट्री को फिर से खड़ा करता नजर आ रहा है। खुफिया सूत्रों का दावा है कि आतंकियों के इस अड्डे को दोबारा बनाने के लिए करोड़ों पाकिस्तानी रुपए खर्च किए गए। अगर ये दावा सच है तो फिर आतंक के खिलाफ पाकिस्तान की पूरी कहानी ही कटघरे में खड़ी हो जाती है। मरकज सुभान अल्लाह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि जैश ए मोहम्मद की उस मशीनरी का हिस्सा माना जाता रहा है जिसने भारत के खिलाफ कई आतंकी साजिशों को जन्म दिया और भारत के खिलाफ आतंकी मंसूबों को अंजाम भी दिया। इधर जैश ए मोहम्मद का चेहरा माने जाने वाले मसूद अजहर के बीमार होने की खबरें हैं, लेकिन आतंकी नेटवर्क रुका नहीं है।
सूत्रों के मुताबिक उसके भाई और करीबी कमांडर अब संचालन की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यानी आतंकियों के ठिकाने का नाम बदल सकते हैं, चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन टेरर नेटवर्क जिंदा रखने की कोशिश जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के करीब 15 महीने बाद आतंक के इस मुख्यालय को एक बार फिर से बनाकर तैयार किया गया है। आतंकियों ने चंदा इकट्ठा किया और उसके जरिए इस मुख्यालय को फिर से तैयार किया है। सुरक्षा के लिहाज से आतंक के इस अड्डे में कई तरह के बदलाव किए गए हैं, जिसमें गुंबदों, मीनारों और दीवारों में सुरक्षा के लिहाज से कई तरह के बदलाव हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार ने भी इसके निर्माण कार्य में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, जिससे साफ होता है कि किस तरह पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा दे रहा है। हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से संदेश दिया था कि आतंक के अड्डे कहीं भी हो, भारत उन्हें निशाना बनाने का माद्दा रखता है। लेकिन बहावलपुर की ये तस्वीरें एक दूसरा सवाल भी छोड़ जाती हैं। अगर पाकिस्तान सचमुच आतंकवाद के खिलाफ है, तो फिर एक घोषित आतंकी संगठन का ठिकाना इतनी तेजी से दोबारा कैसे खड़ा हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।